डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज हम इस बारे में बात करते हैं कि आखिर वैदिक साहित्य या वेदों के बारे में इतना विवाद क्यों है। उसके काल को ही कोई कह देता है कि ये 1000 साल ईस्वी पूर्व है, या कोई कह देता है कि ये 5000 है, या कोई इसे अनादि मानता है। तो हम इसके बारे में सीधे सीधे बात करते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेषता रही है कि हम समय को एक तरह से रेखांकित नहीं करते हैं, काल को रेखांकित नहीं करते। इसके अतिरिक्त हम अपने नाम को भी रेखांकित नहीं करते। यानी एक ऐसा काल रहा है जब यदि किसी गुरु का कार्य है या किसी शिष्य ने काम किया है, तो उसका पूरा की पूरा दायित्व या पूरा की पूरा श्रेय अपने गुरु को देता रहा। आपने सुना ही होगा कि सामान्य रूप से कह देते हैं कि व्यास ने वेद रचे, जबकि वह सही नहीं है। लेकिन यह एक हमारी परंपरा है कि हम अपने गुरुओं को अपने कार्य का भी श्रेय दे देते हैं। ना हम नाम पर ध्यान देते हैं और ना ही समय पर। लेकिन भाग्यवश हमें वैदिक साहित्य में कम से कम ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिससे हमारी समस्या थोड़ी कम होती है। अब समय के बारे में, क्योंकि भारतीय परंपरा के हिसाब से हम एक ऐसी संस्कृति को या ऐसे वैचारिकता को जिससे हम हमेशा लेते रहे हैं, उसको हम अनादि मानते हैं। और अनादि मानने के कारण हम उसके काल को रेखांकित नहीं करते हैं। तो वेद को भी अनादि मान लिया गया, क्योंकि हम उसी पर हमारे सारे दर्शन, हमारे वाद, हमारे विचार आधारित थे। लेकिन हुआ ये कि काल के बारे में समझने की समस्या यूरोपियंस के सामने आई, क्योंकि वह नाम और काल को बहुत महत्व देते हैं। यूरोपियों के सामने एक प्रकार का अहंकार था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने पूरे विश्व को विजित करने का अभियान रचा था और वो पूरे विश्व में घूमे थे, तो उनके मन में एक भावना थी कि एशियाई मुल्कों पर जैसे सिकंदर की सेना ने आक्रमण किया, वैसा हमेशा से होता रहा होगा। फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का ध्यान सुमेरी और मिस्र और बेबीलोनियन संस्कृति की ओर गया, और उन्होंने कहा कि हाँ, वहां पर भी एक ऐसी संस्कृतियां थी जिनका प्रभाव दूसरे एशियाई मुल्कों पे, दूसरे एशियाई राज्यों पर रहा होगा। और इस कारण से एक ऐसी विचारधारा हुई कि जो वेद है या जो वेदों की रचना है, वो आर्यों के आक्रमण के बाद हुई, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि भारतीय या इस मुल्क में या इस भूमि पे संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी। ये तो केवल सीधे साधे लोग थे जो पेड़ों को, पौधों की, सबकी पूजा करते थे। और जब बाहर से आर्य आए तो उन्होंने इन्हें सांस्कृतिक या संस्कृति के नाम पर सब कुछ दिया। अब आप ये सोच के देखिए कि भारत में जहां पर ये लोग थे,
वहां पर वो लोग कुछ नहीं जानते थे, और जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे, जो घोड़ों पर चढ़कर युद्ध करते थे, जो घुमंतु प्रवृत्ति के थे, उन्होंने इतनी सारी भाषाएं भी या इतनी विस्तृत भाषा को भी बना लिया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वेद में न केवल भाषा महत्वपूर्ण है, न केवल कविता महत्वपूर्ण है, अपितु उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि उसके स्वर भी महत्वपूर्ण है, उसकी गायन शैली भी महत्वपूर्ण है, उसके छंद भी महत्वपूर्ण है, और उसके वैचारिकता भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल साधारण लोग थे या असभ्य थे, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ऋग्वेद में वह उल्लेख क्यों आता है जब इंद्र ने पड़ियों के लोहे के किलों को तोड़ दिया था? अगर लोहे के किले होंगे तभी तो तोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्रिफिथ आदि जो विद्वान थे, उन्होंने पहली दो धारणाओं का बल दिया कि बाहर से लोग आए, लेकिन ये इस बात पर बल नहीं दिया कि अगर बाहर से लोग आए तो यहाँ के लोग या उनके पास में कौन सी संस्कृति या सभ्यता थी। दूसरा, यूरोपियों के मन में ये विचारधारा थी कि ये जो संस्कृत भाषा है, इसके कई शब्द आपको यूरोपीय भाषाओं में भी मिलते हैं। तो वहां पर यूरोपीय भाषा और संस्कृत भाषा में ये संस्कृत भाषा एक तरह से एक समान परिवार की है, इसीलिए भारोपीय भाषा परिवार की बात हुई। लेकिन अगर हम कैम्ब्रिज एंशंट हिस्ट्री के बारे को पढ़ते हैं या उसके बारे में, भाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वहां लिखा गया है कि भाषा का उद्भव तो 1 लाख साल पुराना रहा होगा, और भाषाएं और उनके प्रयोग करने वाले हमेशा गतिशील होते हैं, इसलिए भाषा भी परिवर्तनशील होती है। एक और बात थी कि उन्होंने या यूरोपियों ने यह भी विचार किया कि सुमेरी भाषा सबसे पुरानी है, और उन्होंने ये कहा कि सुमेरी भाषा और भारतीय भाषा में बहुत सी समानता है, लेकिन ये समानता द्रविड़न शैली में है, यानी मूल भाषा, मूल लोगों में या यहाँ के मूल वासियों में। तो ये इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया गया, और ये एक तरह से धारणा बनाई गई कि आर्य बाहर से आए होंगे, या तो उन्होंने आक्रमण किया होगा, या फिर उन्होंने यहाँ के लोगों को जो थोड़े से ग्रामीण तरीके के थे, उनको उनको संस्कृत या सुसंस्कृत बनाने की कोशिश की। और यही कारण है कि वेद का काल बहुत प्राचीन नहीं लगा। लेकिन जब 1920 और 1921 में दयानंद साहनी ने पंजाब में हड़प्पा नामक नगर की, शहर की के बारे में पता लगाया, और उसी समय मोहनजोदड़ो का भी पता लगा, और जब उनकी खुदाई हुई तब पता पड़ा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में उन्होंने ये कोशिश की कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में सुमेरी सभ्यता का प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अगर हम वेद और उसको जोड़ते हैं तो ऋग्वेद में कहा जाता है कि लोहे के पुरों में रहने वालों की हे अग्नि तुम रक्षा करो, यानी लोहे के पुर में रहना जब ऋग्वेद में ही है, और इसी तरह से मजबूत पुरों की या मकानों की स्थिति हम हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में देखते हैं, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को निसंदेह हम सुमेरी सभ्यता से अलग समझते हैं। दूसरी समस्या यह भी हुई कि अथर्ववेद के किसी ने महत्व नहीं दिया गया, इसको पढ़ा नहीं गया काल की दृष्टि से। और एक और बात रही कि जो मोहनजोदड़ो में जो कब्रिस्तान मिले, उसमें उसका भी यही कहा गया कि ये जो अस्थि पंजर है वो आर्य के
आक्रमण का परिणाम है। वो मेकाई की बात कहते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इन 4 व्यक्तियों की हत्या की गई होगी और इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हत्यारे कौन हैं? लेकिन अगर ऐसा था, तो फिर ऐसा तो बहुत से देशों में हुआ है, मेसोपोटामिया में भी हुआ है, एक से ज़्यादा बार हुआ है। कबीलियों या लुटेरों द्वारा जब आक्रमण होता है तो बहुत टूटता है, बहुत मरते हैं, कोई 2 या 4 नहीं मरते हैं। और जब दुर्गों की तोड़ने की बात होती है कि आर्यों ने आके इंद्र को अगर आर्य मान लिया जाता है कि इंद्र ने पणि के दुर्ग को तोड़ा, तो दुर्ग तो पणि के हैं और आर्य अचानक या इंद्र बाहर से आकर कैसे तोड़ सकता है, जो केवल अगर वो ऐसा है जो कि वो कैसे तोड़ सकता है यदि वह केवल एक चरंतु प्रवृत्ति का है। यही नहीं, जब हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई तो उसके बाद भी समस्या क्या आई कि हड़प्पा जैसी संस्कृति की खोज को एक तरह से डाइवर्ट कर दिया गया। यानी अब क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये रिसर्च होने लगी कि पाकिस्तान 4 वर्ष। और समस्या यहाँ पर आती है कि पाकिस्तान जब हम कहते हैं तो यहाँ पर वह एक हिंदू सभ्यता या हम ये कह सकते हैं कि एक संस्कृति से कुछ अलग संस्कृति वाले उसके बारे में उस तरह से खोज नहीं करना चाहते हैं जिस तरह से उन्हें खोज करनी चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में हम ये देखते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता है वहां पर एक तरह से प्रकृति से जुड़ाव है। यहाँ पर वेदों में भी यही विशेषता है। यहाँ पर पशु, पक्षी, जल, वायु सभी जो प्रकृति है उससे एक एकात्म भाव है। और ये एकात्म भाव हमको अथर्ववेद में ज्यादा मिलता है। यहाँ पर अनेक जो देवता हैं वो देवताओं से इतर भी हैं, यानी वह आर्येतर हैं। और उन आर्येतर जिसको आर्येतर आर्य माना जाता है और हम उनको आर्येतर कहते हैं, यानी यहाँ पर एक मिक्स संस्कृति है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि बाहर से आए और युद्ध किया, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है, बाहर से नहीं आए, युद्ध नहीं किया, तो फिर समानता क्यों है? कुछ भाषाओं के शब्दों में, कुछ वैचारिकता में। वो इसलिए है कि हम अथर्ववेद काल में भी देखते हैं कि वहां पर पढ़े लोग बाहर व्यापार करने जाते थे। और जब वे व्यापार करने जाते थे, तो जब हम जहां भी हम व्यापार के लिए जाते हैं, तो वहां की कुछ ना कुछ भाषा को या कुछ ना कुछ संस्कृति को सीखते हैं। 1974 में मेहरगढ़ की खुदाई हुई थी और उस खुदाई से ये पता पड़ा कि भारतीय संस्कृति में ही बहुत अंतर है। और ये जो खुदाई हुई उससे ये भी पता पड़ा कि यह संस्कृति 7000 ईसा से 25,000 ईसा तक की मानी गई है। मेहरगढ़ से संस्कृति से पहले जो पिगाट की पुस्तक थी उसमें उन्होंने ये बात की थी कि पिगाट ने इस बात को माना था कि हड़प्पा कालीन संस्कृति भारतीय सभ्यता है और जो अन्य संस्कृतियों से उसमें जो भेद है उसके सांस्कृतिक कारण है। और उन्होंने ये भी कहा था पिगाट ने कि ना तो इसमें इराक या ईरान जैसे काल्पनिक घटक है, ना ही इसमें अलग में इसमें सीरियन या यूरोपियन प्रभाव है। और पिगाट ने यह भी बताया था कि हड़प्पाकालीन संस्कृति की अर्थतंत्र व्यवस्था बहुत संगठित थी। वही व्यवस्था हम अथर्ववेद में भी पाते हैं। ऋग्वेद के पणि के उल्लेख करते हुए ये कहा जाता है कि पणियों के पास धन था और इसलिए इंद्र उनसे द्वेष करता था और वह पणियों के धन को लेकर सब में बांट देना चाहता था।
लेकिन परियों के पास में अगर धन था तो निसंदेह उनके पास में गणना भी थी, उनको तोलने वाली मुद्राएं भी थी, और मुद्राओं क्योंकि स्वर्ण है, धन हमेशा स्वर्ण होता है, तो उनकी मुद्राएं भी थी। और जो हड़प्पा में मुद्राएं मिलती है वो सुमेरी मुद्राओं से बहुत अलग है। तो यही नहीं, यहाँ पर एक मंत्र में ये कहा जाता है कि हे इंद्र, मैं तुमसे व्यापार करने के लिए पूछता हूं, तो हमारा मार्गदर्शन करो। हमें रास्ते में बहुत से दस्यु मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, तुम हमारी रक्षा करो। मैं अग्नि को प्रज्वलित करके घी की आहुति देता हूं, तुम हमारी रक्षा करो। अब अगर ऐसा कहा जाए कि इंद्र और पणि एक दूसरे के शत्रु थे, तो पणियों ने इंद्र की प्रार्थना क्यों की? निसंदेह ये जो उल्लेख है कि पणियों के दुर्ग को तोड़ा गया, वह तत्कालिक किसी व्यवस्था के कारण या किसी समस्या के कारण हुआ होगा। दूसरा, अथर्ववेद में कृषि संबंधी सूक्त भी मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेद के बारे में जो समस्या है काल की, उस काल की समस्या का अधिकतर कारण यह है कि हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत ही अलग रूप में पढ़ते हैं, या अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने उद्देश्य से अलग अलग विचार दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर हम एक और समस्या है कि हमारे पास अपनी स्वयं की एक ऐसी विचारधारा नहीं रही थी जहां हम काल और नाम को महत्व दें। तो शुक्रिया मित्रों, आज के दिन इतना ही काफी है। नमस्कार।